नमस्कार दोस्तों, आज हम PYQ सीरीज़ के अंतर्गत TRE 1 के क्लास 1 से 5 के शिफ्ट 1 के GS सेक्शन के क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे। BPSC TRE के एग्ज़ाम में पूछे गए अधिकांश प्रश्न NCERT पर आधारित वन लाइनर प्रकृति के हैं। बस एक बार देख लेने में याद हो जाएंगे। साथ ही ये सभी प्रश्न BPSC के आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? ए. कैल्शियम क्लोराइड, बी. विरंजक चूर्ण, सी. हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, डी. उपयुक्त में से एक से अधिक, ई. उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विरंजक चूर्ण। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से विरंजक चूर्ण अर्थात ब्लीचिंग पाउडर बनता है। इसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 है। BPSC द्वारा पूछे गए कुछ अन्य प्रश्न है, चूने का पानी दूधिया हो जाता है, CO2 द्वारा हाइड्रोजन को जलाने पर जल बनेगा, हास्य गैस लाफिंग गैस में प्रयुक्त गैस होती है नाइट्रस ऑक्साइड, नीला तोता अर्थात कॉपर सल्फेट, वनस्पति तेल से घी बनाने में प्रयुक्त गैस होता है हाइड्रोजन, वनस्पति तेल से घी बनाने में हाइड्रोजनीकरण हेतु उपयोग में आने वाला उत्प्रेरक निकेल होता है। अगला प्रश्न है, माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को कहते हैं? ए. रूपांतरण, बी. अनुवांशिकता, सी. जीन, डी. उपयुक्त में से एक से अधिक, ई. उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुवांशिकता। माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को अनुवांशिकता कहते हैं। जीन अनुवांशिकता की बुनियादी इकाई है जो DNA में मौजूद होती है। रूपांतरण से अभिप्राय है मूल रूप में बुनियादी परिवर्तन। BPSC के कुछ अन्य प्रश्न हैं, पुरुष जीन होता है XY, जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों का उत्तरदायी DNA होता है। DNA को अंतः पात्र में बनाया था आर्थर कॉर्नबर्ग ने। DNA के डबल हेलिक्स संरचना की खोज जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने की थी। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने किया था। जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कोशिका है। कोशिका का शक्ति केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया होता है। महिला सेक्स हार्मोन है एस्ट्रोजन। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में ढकेल सकता है? ए. बैठने की स्थिति में, बी. खड़े होने की स्थिति में, सी. जमीन पर लेट जाने की स्थिति में, डी. उपयुक्त में से एक से अधिक, ई. उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, खड़े होने की स्थिति में। जब वस्तु का क्षेत्रफल कम होगा तो भार अधिक लगेगा, इसलिए खड़े होने की स्थिति में पृथ्वी पर अधिक भार लगेगा। अगला प्रश्न है, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है? ए. पीला, बी. बैगनी, सी. नीला, डी. उपयुक्त में से एक से अधिक, ई. उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बैगनी। बैगनी रंग के प्रकाश का अपवर्तन सबसे अधिक होता है। इसका कारण यह है कि बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है और अपवर्तनांक तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है और इसलिए लाल रंग का प्रकाश सबसे कम अपवर्तित होता है। अगला प्रश्न है, मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है। बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह ए. उठेगी, बी. गिरेगी, सी. वैसी ही बनी रहेगी, डी. उपयुक्त में से एक से अधिक, ई. उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गिरेगी। जब किसी बर्तन में बर्फ पिघलकर पानी बन जाता है तो पानी का आयतन बर्फ के आयतन से थोड़ा कम होता है, तो बर्तन में पानी का स्तर पहले की अपेक्षा थोड़ा सा गिर जाता है, जो चित्र में दर्शाया गया है। इसलिए विकल्प बी सही होगा। BPSC द्वारा पूछा गया इसी प्रकार का एक अन्य प्रश्न है, बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है। जब पूरी बर्फ पिघल जाएगी तब जल स्तर नहीं बदलेगा। क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए बर्फ पानी पर तैरता है और अपने आयतन के बराबर जल को विस्थापित कर देता है, जिससे बर्फ पिघलने के बाद उसी आयतन में बदलती है जितना उसने विस्थापित किया था, इसलिए जल स्तर नहीं बदलेगा। अगला प्रश्न है, हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित है? ए. यमुना कारजी, बी. राहुल संकृत्यायन, सी. सहजानंद सरस्वती, डी. उपयुक्त में से एक से अधिक, ई. उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से यमुना कारजी, राहुल संकृत्यायन और सहजानंद सरस्वती तीनों संबंधित है। BPSC के कुछ अन्य प्रश्न हैं, किसानों द्वारा विपत्तियों का सामना करने को उजागर करने के लिए सहजानंद सरस्वती ने समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। लोक संग्रह, किसान क्या करे की रचना की थी स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किया था राहुल संकृत्यायन ने 1920 के असहयोग आंदोलन में छपरा में
सक्रिय रूप से भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है, किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? ए. ह्यूरोज, बी. कैम्पबेल, सी. हडसन, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ह्यूरोज। अंग्रेज सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। बीपीएससी द्वारा पूछे गए 1857 से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सेना में एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो इसका उत्तर है दिसंबर 1856 में। लखनऊ में विद्रोह बेगम ऑफ अवध हजरत महल ने किया था। बिहार में विद्रोह कुंवर सिंह जो जगदीशपुर के थे उनके द्वारा किया गया था। 1857 के दौरान अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। 1857 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। ब्रिटिश ताज के नियंत्रण की घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने की थी। विद्रोह बाद सैनिकों का चयन गोरखा, सिख और पंजाब के उत्तर प्रांत से किया गया था। 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र कहा था सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने। विद्रोह में भाग नहीं लिया था साहूकार और जमींदारों ने, विद्रोह में भाग लिया था मजदूरों ने और कृषकों ने। शिक्षित मध्य वर्ग तटस्थ रहा था। अगला प्रश्न है, विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ए. पोटेंशियोमीटर, बी. गैल्वेनोमीटर, सी. वोल्टमीटर, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ए पोटेंशियोमीटर और ऑप्शन सी वोल्टमीटर दोनों का उपयोग विद्युत विभव या विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। हालांकि गैल्वेनोमीटर को भी वोल्टमीटर के रूप में कार्य करने के लिए संशोधित किया जा सकता है, लेकिन यह इसका प्राथमिक कार्य नहीं है। इसे छोटे विद्युत धाराओं को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र है ए. अदिश मात्रा, बी. सदिश मात्रा, सी. आयाम रहित मात्रा, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सदिश मात्रा। सदिश मात्रा वह राशि है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। उदाहरण के लिए धारा घनत्व, वेग, बल, विस्थापन, त्वरण, संवेग आदि। अदिश राशि वह राशि है जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। उदाहरण के लिए गति, दाब, द्रव्यमान, आयतन, समय, तापमान, चाल, ऊर्जा आदि। आयाम रहित मात्राएं वे भौतिक मात्राएं हैं जिनका कोई आयाम नहीं होता। दूसरे शब्दों में ये ऐसी मात्राएं हैं जिन्हें किसी भी मूल इकाई जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय के संदर्भ में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। इसके उदाहरण है प्रतिबल, सापेक्ष घनत्व, त्रिकोणमितीय फलन कोण। यहाँ पर धारा घनत्व, गति, दाब और प्रतिबल को हाईलाइट किया गया है क्योंकि ये बीपीएससी द्वारा पूर्व में पूछे जा चुके हैं। धारा घनत्व सदिश राशि है, गति और दाब अदिश राशि है, प्रतिबल आयाम रहित मात्राएं हैं। अगला प्रश्न है, ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात है। ए. एमीटर और वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। बी. एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। सी. एमीटर को समांतर क्रम में और वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। डी. उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। यह भी ध्यान रखिए कि ओम के नियम केवल स्थिर तापमान पर ही लागू होता है और प्रतिरोधक का मान प्रयोग के दौरान नहीं बदलना चाहिए। अगला प्रश्न है, लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? ए. हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। बी. क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड बनते हैं। सी. कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। डी. उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है। ए. चराई, बी. वनारोपण, सी. वनोन्मूलन, डी. उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वनारोपण। बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि वनारोपण है। अगला प्रश्न है, खाने के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन की परत चढ़ी होती है क्योंकि ए. जिंक टीन की तुलना में महंगा है। बी. टीन की तुलना में जिंक का गलनांक अधिक होता है। सी. टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है। डी.
उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है, क्योंकि जिंक भोजन में मौजूद सामान्य अम्लों के साथ प्रतिक्रिया करके भोजन को विषाक्त बना देता है, जबकि टीन अपेक्षाकृत निष्क्रिय धातु है। यह भोजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है, जिससे यह खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए एक बेहतर विकल्प होता है। अगला प्रश्न है, अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? ए, डिंब का निर्माण, बी, प्रोजेस्टेरॉन का स्राव, सी, एस्ट्रोजन का स्राव, डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही विकल्प है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ए डिंब का निर्माण, ऑप्शन बी प्रोजेस्टेरॉन का स्राव, ऑप्शन सी एस्ट्रोजन का स्राव, ये तीनों कार्य अंडाशय के मुख्य कार्य हैं। अगला प्रश्न है, इमली में कौन सा अम्ल है? ए, मेथेनोइक अम्ल, बी, टार्टरिक अम्ल, सी, लैक्टिक अम्ल, डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, टार्टरिक अम्ल। इमली में टार्टरिक एसिड पाया जाता है, सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है, सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है, दूध में लैक्टिक और नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कोलिफॉर्म क्या होते हैं? ए, प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया, बी, कर्म चश्मों यानी हॉट स्प्रिंग में पाए जाने वाले बैक्टीरिया, सी, अति ठंडे वातावरण में पाए जाने वाले बैक्टीरिया, डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही विकल्प है ऑप्शन ए, प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया। कोलिफॉर्म जीवाणु जैसे कि ई कोली आमतौर पर आंतों में पाई जाती है और ये हानिकारक नहीं होते हैं, हालांकि कुछ उपभेद बीमारी पैदा कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, खाली स्थान आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं। ए, स्वपोषी, बी, प्राथमिक उपभोक्ता, सी, तृतीयक उपभोक्ता, डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्वपोषी। आहार श्रृंखला में 3 स्तर होते हैं, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता। आहार श्रृंखला में उत्पादक प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं। हरे पौधे एवं स्वपोषी उत्पादक की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न है, केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था? ए, 10 से 15%, बी, 20 से 25%, सी, 30 से 35%, डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 10 से 15%। संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत 10 से 15% था। अगला प्रश्न है, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली? ए, अमृता देवी बिश्नोई, बी, मेधा पाटकर, सी, सुंदरलाल बहुगुणा, डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन 1975 में उत्तराखंड में हुआ था। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? ए, अफगानिस्तान, बी, मोरक्को, सी, इराक, डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, मोरक्को है। इब्न बतूता मोरक्को देश के निवासी थे। यात्रियों से जुड़े बीपीएससी के कुछ अन्य प्रश्न हैं। चीनी यात्री सुंगयून ने भारत की यात्रा की थी 515 ईस्वी से 520 ईस्वी के बीच। हर्षवर्धन के शासनकाल में जो चीनी यात्री भारत आए थे वे थे हेनसांग 630 से 645 ईस्वी के बीच। इनकी रचना सीयू की है। चीनी यात्री फाइयान ने भारत की यात्रा की चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। इनकी रचना फोक्यो की है। चीनी स्रोतों के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए किस शासक के पास मिशनरी भेजा था? तो इसका उत्तर है समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया है। ए, हिमाचल प्रदेश में, बी, उत्तर प्रदेश में, सी, जम्मू कश्मीर में, डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। हालांकि ये प्रश्न करंट का है परंतु भारत का पहला पूछ रहा है इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर में। भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में देश का पहला केबल स्टे रेल पुल अंजी नदी पर बनाया गया है। यह पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल परियोजना का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
अगला प्रश्न है, भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी बिहार, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गुजरात। भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर निर्माण प्लांट गुजरात में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास फर्स्ट नून अटेम्प्ट ऑन गांधीज लाइफ के पीछे कौन था? ए डॉक्टर ग्रांट, बी एच.एस. पॉलक, सी इरविन, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी इरविन। 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी पर पहला ज्ञात हमला नील बागान के ब्रिटिश प्रबंधक इरविन द्वारा किया गया था। उन्होंने अपने रसोइये बतख मियाँ को गांधी जी के दूध में जहर मिलाने का निर्देश दिया, लेकिन बतख मियाँ ने दूध में जहर मिलाने के बजाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को साजिश का खुलासा कर दिया और इसे अंजाम देने से इनकार कर दिया, जिससे गांधी जी की जान बच गई। परंतु अंग्रेजों ने बतख मियाँ को बहुत प्रताड़ित किया था। बाद में बीपीएससी के इसी प्रकार के कुछ अन्य प्रश्न जो पूछे गए हैं वो हैं, बिहार का वो रसोइया जिसने 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन मिले जहर से उनकी जान बचाई थी, वे थे बतख मियाँ। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जान बचाई थी? वे थे बतख मियाँ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है? ए भारत, बी इजराइल, सी संयुक्त अरब अमीरात, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका ये चारों I2U2 ग्रुपिंग के सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी? ए 52.89%, बी 63.68%, सी 53.57%, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही विकल्प है ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि महिला साक्षरता दर 51.50% थी, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए इसका विकल्प उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के प्रमुख विवरण इस प्रकार है। कुल साक्षरता दर 61.80%, महिला साक्षरता दर 51.50%, पुरुष साक्षरता दर 71.20%। 2001 से 2011 तक की जनसंख्या वृद्धि दर 25.42% थी। लिंगानुपात 918 था बिहार का। शिशु लिंगानुपात 935। जनसंख्या घनत्व 1106, जो कि राज्यों की श्रेणी में भारत में सर्वाधिक थी, जबकि केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली की सर्वाधिक थी। और बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज था। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते थे? ए इमली, बी आम, सी कदम्ब, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कदम्ब। छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल महुआ और कदम्ब के पेड़ों की पूजा करते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? ए खरबूजा, बी खीरा, सी तरबूज, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। जायद के मौसम में तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी और कुछ चारा फसलें उगाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए पी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं, बी धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं, सी जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीकों में से एक है, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन बी और ऑप्शन सी ये दोनों सही हैं, ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं, ये सही है। ऑप्शन सी जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीकों में से एक है, ये भी सही है। ऑप्शन ए पी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं, ये गलत है। पी तरंगे जो होती है वो अनुदैर्घ्य तरंगे होती है, एस तरंगे जो होती है वह अनुप्रस्थ तरंगे होती है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है? ए, ये विश्व का खारे जल का सबसे बड़ा झील समूह है। बी, ये कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। सी, ये दोनों देशों के मध्य लगभग 1700 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है। डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ये कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। लेक सुपीरियर उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच 1700 किलोमीटर लंबी सीमा सेंट लॉरेंस नदी, ग्रेट लेक्स और सेंट लॉरेंस सीवे द्वारा बनाई गई है, केवल लेक सुपीरियर द्वारा नहीं। अगला प्रश्न है, आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? ए मंगल, बी बृहस्पति, सी शुक्र, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी शुक्र। आकार और माप में समानता के कारण शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? ए अर्जेंटीना, बी चिली, सी वेनेजुएला, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वेनेजुएला। सामने दक्षिण अमेरिका के मानचित्र में घेरा बनाकर अमेजन नदी बेसिन का हिस्सा दिखाया गया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। अमेजन बेसिन में कई देश शामिल हैं, जिनमें बोलिविया, ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुयाना, पेरू, सूरीनाम और वेनेजुएला शामिल हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? ए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, बहिर्मंडल। बी क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, ताप मंडल, बहिर्मंडल। सी क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, समताप मंडल, बहिर्मंडल। डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। समताप मंडल में ओजोन परत मुख्यतः है तथा वायुयान, जेटयान उड़ते हैं इसी में। आयन मंडल में दूरसंचार तरंगों को परावर्तन एवं ध्रुव ज्योति होती है। आयन मंडल तापमंडल का ही भाग है। मध्य मंडल सबसे ठंडा होता है। ये बीपीएससी टीचर एग्जाम में पूछा जा चुका है। बीपीएससी का एक अन्य प्रश्न है, पृथ्वी से ओजोन परत की ऊंचाई कितनी होती है? तो ये 15 से 20 किलोमीटर होती है। अगला प्रश्न है, स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म है। ए चेना बांग्लादेश, बी मिल्पा रोडेशिया अर्थात जिम्बाब्वे, सी लदांग मलेशिया, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लदांग मलेशिया। चेन्ना कृषि श्रीलंका में की जाती है। मिल्पा कृषि मुख्य रूप से मेक्सिको और मध्य अमेरिका में प्रचलित है। स्थानांतरणशील कृषि से एक प्रश्न टीचर एग्जाम में लगातार आ रहा है, इसलिए यह बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगला प्रश्न है, यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा? ए दोपहर 2 बजे, बी दोपहर 1 बजे, सी दोपहर 10 बजे, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए दोपहर 2 बजे। ग्रीनविच देशांतर से 1 डिग्री पूर्व में बढ़ने से 4 मिनट की वृद्धि होती है, इसलिए 30 डिग्री पूर्व में बढ़ने पर 30 गुणे 4 120 मिनट अर्थात 2 घंटे की वृद्धि होगी। इसी प्रकार यदि हम पश्चिम की ओर जाएंगे तो 1 डिग्री जाने पर 4 मिनट की कमी होती है। अगला प्रश्न है, महासागरीय प्रपट्टी के मुख्य खनिज घटक क्या हैं? ए सिलिका और एल्युमिनियम, बी सिलिका और निकल, सी सिलिका और मैग्नीशियम, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सिलिका और मैग्नीशियम। महासागरीय प्रपट्टी के मुख्य खनिज घटक सिलिका और मैग्नीशियम है, इसलिए इसे सीमा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? ए फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थों की परत से ढकना, बी कंटूर को पत्थरों, घास आदि से ढकना, सी खड़ी ढालों पर बनी वेदिकाओं, टेरेस में फसल लगाना, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थों की परत से ढकने को मल्चिंग कहते हैं और जिस पदार्थ से ढका जाता है उसे मल्च कहते हैं। अगला प्रश्न है,
भारत के खनिज तेल अर्थात पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थितियों का सही युग्म है। ए. सुरमा घाटी असम, बी. लूने क्षेत्र गुजरात, सी. केजी बेसिन बंगाल की खाड़ी, डी. उपयुक्त में से एक से अधिक, ई. उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ए, बी, सी तीनों सही हैं। सुरमा घाटी असम में है, लूने क्षेत्र गुजरात में है और केजी बेसिन बंगाल की खाड़ी में है। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? ए. अरुणा असफ अली, बी. सी. राजगोपालाचारी, सी. जगजीवन राम, डी. उपयुक्त में से एक से अधिक, ई. उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जगजीवन राम। जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री जगजीवन राम थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि मंत्री थे। 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन जगजीवन राम ने किया था। यह प्रश्न बीपीएससी द्वारा पूछा जा चुका है, इसलिए हाईलाइट कर दिया गया है। अगला प्रश्न, 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून, चंपारण एग्रेरियन एक्ट, यूरोपीय नील बगान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? ए. फरवरी, बी. मई, सी. नवंबर, डी. उपयुक्त में से एक से अधिक, ई. उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। चंपारण कृषि कानून, चंपारण एग्रेरियन एक्ट 4 मार्च 1918 को पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का लेखन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। बी. व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे। सी. सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। डी. उपयुक्त में से एक से अधिक, ई. उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स नामक पुस्तक के लेखक भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हैं। इसमें नेहरू द्वारा अपनी बेटी इंदिरा गांधी को लिखे गए पत्रों का संग्रह है। व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त तीसरे सत्याग्रही थे। पहले सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे थे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे ब्रह्मदत्त थे। अगला प्रश्न है, बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? ए. उरांव, बी. संथाल, सी. सन्यासी, डी. उपयुक्त में से एक से अधिक, ई. उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उरांव। कहीं कहीं कांग्रेस के गया अधिवेशन में संथाल जाति के भी शामिल होने के साक्ष्य मिलते हैं, परंतु बीपीएससी ने फाइनल आंसर की में इसका उत्तर विकल्प ए, उरांव माना है, तो हम इसी को सही मानेंगे। दिसंबर 1922 में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में गया में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1912 में आर.एन. मधुलकर की अध्यक्षता में बांकीपुर पटना में हुआ था। ये दोनों तथ्य भी बीपीएससी के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए. एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, बी. यंग इंडिया महात्मा गांधी, सी. इंडियन स्पेक्टेटर सुरेंद्रनाथ बनर्जी, डी. उपयुक्त में से एक से अधिक, ई. उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि इसमें एक कथन सही है और दो गलत हैं। एडवोकेट ऑफ इंडिया के लेखक दुर्गादास बसु हैं। इंडियन स्पेक्टेटर के लेखक बेहरामजी मालावरी थे। इसके अलावा यंग इंडिया के लेखक महात्मा गांधी हैं, जो कि सही है। अगला प्रश्न है, 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? ए. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी. सुभाष चंद्र बोस, सी. जवाहरलाल नेहरू, डी. उपयुक्त में से एक से अधिक, ई. उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। 1938 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक कौन थे? ए. सैयद अली जहीर, बी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी. जीवतराम भगवान दास कृपलानी, डी. उपयुक्त में से एक से अधिक, ई. उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से जुड़े बीपीएससी के कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता कहा? इसका सही उत्तर है लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में मार्ले मिंटो अधिनियम के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई थी।
बिहार के वकील जिन्होंने असहयोग आंदोलन के समय लाभप्रद वकालत छोड़ी थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के रचनाकार ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई कुछ अन्य प्रमुख पुस्तकें हैं आत्मकथा बापू के कदमों में, सत्याग्रह एट चंपारण। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? ए. असहयोग आंदोलन, बी. सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी. भारत छोड़ो आंदोलन, डी. उपयुक्त में से एक से अधिक, ई. उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। इसके अतिरिक्त डकैती कर एक प्रकार का कर था जिसके विरोध में वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में गुजरात में वरसाड आंदोलन चलाया गया था। यह आंदोलन 1923-24 में चलाया गया था। अगला प्रश्न है, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? ए. अरुणा आसफ अली, बी. गुलाब कौर, सी. बिश्नी देवी शाह, डी. उपयुक्त में से एक से अधिक, ई. उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अरुणा आसफ अली। स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में अरुणा आसफ अली विख्यात थी। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? ए. पूना, बी. बंबई, सी. नागपुर, डी. उपयुक्त में से एक से अधिक, ई. उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पूना। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में पुणे बेलगाम में होम रूल लीग की स्थापना की थी। इसके अलावा एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका पीएच 7 से अधिक है? ए. गैस्ट्रिक जूस, बी. रक्त प्लाज्मा, सी. सिरका, डी. उपयुक्त में से एक से अधिक, ई. उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रक्त प्लाज्मा। निम्नलिखित में से रक्त प्लाज्मा का पीएच मान 7 से अधिक है। पीएच मान किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को मापने की एक इकाई है। यह मान 0 से 14 तक होता है। 7 का पीएच मान शुद्ध पानी की तरह तटस्थ होता है, इसे उदासीन विलयन भी कहते हैं। 7 के पीएच मान के संदर्भ में बीपीएससी द्वारा पूर्व में प्रश्न पूछा जा चुका है, जिसमें शुद्ध पानी और उदासीन विलयन दोनों ऑप्शन में दिए गए थे, इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन डी, इनमें से एक से अधिक था। 7 से कम पीएच मान वाले विलयन अम्लीय होते हैं, 7 से अधिक पीएच मान वाले विलयन क्षारीय होते हैं। अगला प्रश्न है, एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है लगभग ए. 1 मिलीमीटर, बी. 25 सेंटीमीटर, सी. 2 सेंटीमीटर, डी. उपयुक्त में से एक से अधिक, ई. उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 2 सेंटीमीटर। एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी लगभग 2 सेंटीमीटर अर्थात 20 मिलीमीटर होती है। आराम की स्थिति में आंख के लेंस और रेटिना के बीच की दूरी को नाभिक दूरी या फोकस दूरी कहते हैं। बीपीएससी द्वारा पूछा गया एक अन्य प्रश्न है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की सतह पर सफ़ेद गोहड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती हैं, तो प्रतिबिंब कैसा होगा? इसका सही उत्तर है कम चमक वाला घोड़ा। उत्तल लेंस की सतह पर जब सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब आपतित होता है तो प्रतिबिंब कम चमक वाला होगा। अगला प्रश्न है, इसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में नारों के नाम दिए गए हैं, सूची 2 में संबंधित राजनीतिक दल या राजनेता के नाम दिए गए हैं। सूची 1 इस प्रकार है, ए. गरीबी हटाओ, बी. लोकतंत्र बचाओ, सी. जोतने वालों को भूमि, डी. तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा। सूची 2 इस प्रकार है, 1. वाम मोर्चा, 2. इंदिरा कांग्रेस, 3. जनता दल, 4. एनटी रामाराव। इसका सही कूट मिलान है ऑप्शन बी, ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4। गरीबी हटाओ, इंदिरा कांग्रेस, लोकतंत्र बचाओ, जनता दल, जोतने वालों को भूमि, वाम मोर्चा, तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा, एनटी रामाराव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? ए. ग्रेट ब्रिटेन का साम्यवादी दल कम्युनिस्ट पार्टी, बी. पूर्व के लोगों का सम्मेलन 1920, सी. द कॉमिनटर्न, डी. उपयुक्त में से एक से अधिक, ई. उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है
ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ए ग्रेट ब्रिटेन का साम्यवादी दल कम्युनिस्ट पार्टी, बी पूर्व के लोगों का सम्मेलन 1920 और सी द कॉमिंटर्न। ये तीनों रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुए थे। अगला प्रश्न है, किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? ए दीनदयाल उपाध्याय, बी केशव बलिराम हेडगेवार, सी माधव सदाशिव गोलवालकर, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए दीनदयाल उपाध्याय। दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतीहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? ए राजस्व में कमी, बी बेगार का उन्मूलन, सी वन क्षेत्रों में अपने पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ी तथा फल इकट्ठा करने हेतु खेतीहरों का प्रवेश खोलना, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ए बी सी तीनों सही हैं। असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतीहरों की प्रमुख मांग राजस्व में कमी, बेगार का उन्मूलन और वन्य क्षेत्रों में अपने पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ी तथा फल इकट्ठा करने हेतु खेतीहरों का प्रवेश खोलना था। अगला प्रश्न है, मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपने किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? ए द स्पिरिट ऑफ द लॉज, डी माई थॉट्स, सी लेटर्स परसेनेज, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए द स्पिरिट ऑफ द लॉज। मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ द लॉज में किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? ए रेलवे के मार्गों पर तख्तों स्लीपर की मांग को पूरा करना तथा शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना, बी नियोजित वनों की मांग को पूरा करना तथा चाय एवं कॉफी का वृक्षारोपण करना, सी विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना। अन्य विकल्प भी लगभग सही हैं, परंतु प्रश्न में मुख्य कारण पूछ रहा है और एनसीईआरटी के अनुसार ऑप्शन सी ही मुख्य कारण था। अगला प्रश्न है, भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है धर्मो रक्षति रक्षिता? कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है। ए अनुसंधान और विश्लेषण विंग, बी भारतीय सेना, सी भारत का सर्वोच्च न्यायालय, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग। धर्मो रक्षति रक्षिता अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग का आदर्श वाक्य है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का आदर्श वाक्य यतो धर्मस्ततो जयः। इसका अर्थ है जहाँ धर्म है वहीं विजय है। भारतीय सेना का आदर्श वाक्य स्वयं से पहले सेवा है। ये संस्कृत में सेवा परमो धर्मों के रूप में भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा था? ए खादी खेतीहरों के समर्थन में सत्याग्रह गुजरात, बी कपास मिलों के कर्मचारियों का सत्याग्रह अहमदाबाद गुजरात, सी बारदोली सत्याग्रह गुजरात, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बारदोली सत्याग्रह गुजरात। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह गुजरात का नेतृत्व किया था और वह सफल रहा था। यह आंदोलन 1928 में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए मंदी ने भारतीय व्यापार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया, बी मंदी ने भारतीय खेतीहरों, किसानों, आयात एवं निर्यात को प्रतिकूलता से प्रभावित किया, सी मंदी का भारत पर प्रभाव संकेत करता है कि 20वीं सदी के प्रारंभ में विश्व अर्थव्यवस्था कैसे एकीकृत हो गई थी, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ए बी सी तीनों सही है। मंदी ने भारतीय व्यापार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया, मंदी ने भारतीय खेतीहरों,
किसानों, आयात और निर्यात को प्रतिकूलता से प्रभावित किया। मंदी का भारत पर प्रभाव संकेत करता है कि 20वीं सदी के प्रारंभ में विश्व अर्थव्यवस्था बेहद एकीकृत हो गई थी। अगला प्रश्न है, सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णीत हुई थी? ए 1991, बी 1992, सी 1993, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी 1992। 13 अगस्त 1990 को भारत सरकार ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों ओबीसी के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्रदान करने का आदेश जारी किया था। इस आदेश की वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले में अपना फैसला सुनाया, जिसमें सरकार के आदेश को बरकरार रखा गया था, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। अदालत ने माना कि जाति पिछड़ेपन का एक स्वीकार्य संकेतक है, लेकिन क्रीमी लेयर अर्थात सामाजिक रूप से उन्नत व्यक्तियों को आरक्षण से बाहर रखा जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, एंगस मेडिसिन की पुस्तक द वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी पीपीपी में कितने प्रतिशत का अंशदान था? ए 32%, बी 20%, सी 12%, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 32%। एंगस मेडिसिन की पुस्तक द वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व सकल घरेलू उत्पाद पीपीपी में 32% का अंशदान था। अगला प्रश्न है, इसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में भारत में नारी कल्याण हेतु अधिनियमों के नाम दिए गए हैं। सूची 2 में अधिनियमों से संबंधित वर्ष दिए गए हैं। सूची 1 का विवरण इस प्रकार है। ए विशेष विवाह अधिनियम, बी दहेज निषेध अधिनियम, सी समान पारिश्रमिक अधिनियम, डी नारी अशिष्ट प्रतिनिधित्व प्रतिषेध अधिनियम। सूची 2 का विवरण इस प्रकार है। 1 1976, 2 1954, 3 1986, 4 1961। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3, अर्थात विशेष विवाह अधिनियम 1954, दहेज निषेध अधिनियम 1961, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 और नारी अशिष्ट प्रतिनिधित्व प्रतिषेध अधिनियम 1986 में पारित किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? ए सार्वभौम वयस्क मताधिकार, बी स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, सी अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। सार्वभौम वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकार का संरक्षण, ये तीनों बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था। अगला प्रश्न है, पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजिनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी? ए धर्मपाल, बी तिलक, सी गांधी, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धर्मपाल। द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजिनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी का लेखन धर्मपाल ने किया था। चलिए एजुकेशन से जुड़े बीपीएससी द्वारा पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। मैकाले का भारतीय शिक्षा पर प्रसिद्ध मिनट जारी किया गया 2 फरवरी 1835 को। वुड के 1854 के प्रेषण में उच्च शिक्षा हेतु शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई। महिला शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया गया। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 15 अगस्त 1906 को की गई थी। शिक्षा के सुधार हेतु सैडलर विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त किया गया था। 1917 में लॉर्ड कर्जन द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट पारित किया गया। 1902 में लॉर्ड कर्जन द्वारा 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया गया, सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी को। अगला प्रश्न है,
भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे आश्वासित करता है? ए. व्यक्ति की गरिमा, बी. देश की एकता एवं अखंडता, सी. नागरिकों के न्याय, उनकी स्वतंत्रता एवं समानता, डी. उपयुक्त में से एक से अधिक, ई. उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व शब्द मुख्यतः व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को आश्वासित करता है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? ए. दीपक मिश्रा, बी. रंजन गोगोई, सी. एन.वी. रमन्ना, डी. उपयुक्त में से एक से अधिक, ई. उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एन.वी. रमन्ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? ए. फास्फोरस चक्र, बी. ऑक्सीजन चक्र, सी. नाइट्रोजन चक्र, डी. उपयुक्त में से एक से अधिक, ई. उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, फास्फोरस चक्र। फास्फोरस चक्र एक गैसीय चक्र नहीं है बल्कि एक अवसादी चक्र है जिसमें फास्फोरस का संचलन मुख्य रूप से ठोस रूप में होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करता है? ए. स्वपोषी, बी. कुछ जीवाणु, सी. जंतु, डी. उपयुक्त में से एक से अधिक, ई. उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ए स्वपोषी और ऑप्शन बी कुछ जीवाणु दोनों सही है। हरे पौधे, शैवाल और कुछ जीवाणु जैसे साइनोबैक्टीरिया ऐसे जीव हैं जो क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करते हैं। यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्घ्य है? ए. अवरक्त विकिरण, बी. पराबैंगनी विकिरण, सी. दृश्यमान विकिरण, डी. उपयुक्त में से एक से अधिक, ई. उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पराबैंगनी विकिरण। निम्नलिखित में पराबैंगनी विकिरण में उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्घ्य है। इसके अतिरिक्त जब प्रकाश के रंगों की बात होगी तो बैंगनी रंग में उच्च ऊर्जा स्तर एवं छोटा तरंग दैर्घ्य होता है। इससे मिलता जुलता प्रश्न एक बार बीपीएससी द्वारा पूछा जा चुका है कि किस रंग में उच्च ऊर्जा स्तर एवं छोटा तरंग दैर्घ्य होता है, जिसमें विकल्प में बैंगनी तथा जामुनी नहीं दिया गया था, नीला दिया गया था। तो बैंगनी और जामुनी के बाद नीले रंग में उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्घ्य होता है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। ए. जैविक आवर्धन, बी. रूपात्मक आवर्धन, सी. तापजनक आवर्धन, डी. उपयुक्त में से एक से अधिक, ई. उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जैविक आवर्धन। जैव आवर्धन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक उच्चतर पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों जैसे कि कीटनाशक या भारी धातुओं की सांद्रता बढ़ती जाती है। उदाहरण के लिए फैक्ट्री के केमिकल्स को नदी या समुद्र में डालने से पारा जैसे हानिकारक तत्व जलीय पौधों और जानवरों में जमा हो जाएंगे। जब ये पौधों और जानवर मछलियों द्वारा खाए जाते हैं तो पारा मछलियों में जमा हो जाएगा। फिर जब ये मछलियाँ पक्षियों या अन्य जानवरों द्वारा खाई जाती है तो पारा उन पक्षियों या जानवरों में अधिक केंद्रित हो जाएगा। इस प्रक्रिया को ही जैविक आवर्धन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ए. जनसंख्या वृद्धि दर, बी. जन्म दर, सी. सीमित संसाधन, डी. उपयुक्त में से एक से अधिक, ई. उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सीमित संसाधन। जनसंख्या की वहन क्षमता सीमित संसाधन द्वारा निर्धारित की जाती है। अगला प्रश्न है, मेथेमोग्लोबिनेमिया निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी पीने के कारण होता है? ए. नाइट्रेट, बी. कैडमियम, सी. फास्फेट, डी. उपयुक्त में से एक से अधिक, ई. उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नाइट्रेट। मेथेमोग्लोबिनेमिया नाइट्रेट से दूषित पानी पीने के कारण होता है। अगला प्रश्न है, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह खाली स्थान होता है। ए. बहुदिशिक, बी. एक दिशिक, सी. त्रिदिशिक, डी. उपयुक्त में से एक से अधिक, ई. उपयुक्त में से कोई नहीं।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एक दिशिक। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशिक होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र का संगठक है? ए जंतु, बी पादप, सी सूक्ष्मजीव, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। पारितंत्र के संगठक ऑप्शन ए, बी, सी तीनों हैं, जंतु, पादप और सूक्ष्मजीव। पारितंत्र के दो मुख्य घटक होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक में सभी जीवित जीव जैसे पौधे, जानवर और सूक्ष्मजीव शामिल होते हैं। अजैविक घटक में निर्जीव चीजें जैसे कि हवा, पानी, मिट्टी, सूर्य का प्रकाश, तापमान और पोषक तत्व शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? ए सल्फर डाइऑक्साइड, बी मीथेन, सी तरल पेट्रोलियम गैस, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मीथेन। लैंडफिल में जैविक कचरा जैसे कि भोजन, कागज, बगीचे का कचरा अवायवीय यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गड्ढा खोदकर जमीन में दबा दिया जाता है, जिससे ये बैक्टीरिया द्वारा विघटित होता है। लैंडफिल में मुख्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें उत्पन्न होती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? ए पादप हिरण शेर, बी पादप मेंढक सांप, सी पादप खरपतवार मछली, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पादप हिरण शेर। अगला प्रश्न है, पर्यावरण में प्लास्टिक खाली स्थान की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा। ए जीवाणु, बी मृतोपजीवी, सी परजीवी, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ए, बी, सी तीनों सही हैं, अर्थात प्लास्टिक जीवाणु, मृतोपजीवी और परजीवी की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होता है। प्लास्टिक एक ऐसा पदार्थ है जो बहुत धीरे धीरे विघटित होता है और कुछ प्रकार के प्लास्टिक तो सैकड़ों सालों तक पर्यावरण में बने रह सकते हैं। अगला प्रश्न है, ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं उनमें शामिल हैं ए सौर सेल, बी पवन चक्कियाँ, सी नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ए, बी, सी तीनों सही है। नाभिकीय ऊर्जा स्रोत कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। इसके अतिरिक्त परमाणु ऊर्जा भी एक गैर कार्बन उत्सर्जक ऊर्जा स्रोत है। अगला प्रश्न है, आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को खाली स्थान कहा जाता है। ए आहार तंत्र, बी आहार स्तर, सी आहार जाल, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आहार जाल। आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को आहार जाल कहा जाता है। आज का अंतिम प्रश्न है, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का खाली स्थान ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ए 5%, बी 2%, सी 1%, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1%। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का 1% ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक।